का है या फिर जो समय आने वाला है, इसी को हम लोग टेंस बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में काल या फिर समय। अब देखते हैं इसके कितने प्रकार होते हैं टेंस के। तो बेसिक रूप से टेंस के 3 प्रकार होते हैं। फर्स्ट है आपका प्रेजेंट, और सेकंड है पास्ट, और थर्ड है फ्यूचर। ठीक है, प्रेजेंट को हिंदी में बोलते हैं वर्तमान, और पास्ट को भूतकाल। ये हो जाएगा आपका वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। ठीक है, अब टेंस के 3 प्रकार होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ठीक है, प्रेजेंट टेंस हिंदी में बोले तो वर्तमान काल, पास्ट टेंस हिंदी में बोले तो भूतकाल, और फ्यूचर टेंस हिंदी में भविष्य काल। ठीक है, तो टेंस के 3 प्रकार होते हैं। अब देखिए इन तीनों के 4-4 प्रकार होते हैं। ठीक है, प्रेजेंट में फर्स्ट है इंडिफिनिट टेंस, और सेकंड है कॉन्टिन्यूअस टेंस, और थर्ड आपका है परफेक्ट टेंस। ठीक, और लास्ट है फोर्थ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ये 4 प्रकार हैं प्रेजेंट टेंस के, और पास्ट टेंस में भी यही चारों रहेंगे, बिल्कुल सेम रहेंगे। जैसे इसमें इंडिफिनिट टेंस है, कंटिन्यूअस टेंस है, परफेक्ट टेंस है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इन द सेम में पास्ट में भी यही प्रकार होंगे, और फ्यूचर में भी यही सेम रहेंगे। ठीक है, जैसे प्रेजेंट टेंस में ये चारों सेम है, और पास्ट टेंस में भी वही है, और ठीक उसी प्रकार से फ्यूचर में भी वही रहेंगे। तो आपने देखा कि ये जो 4 प्रकार हैं ये सभी टेंसों में सेम है, चाहे वो प्रेजेंट की बात हो, चाहे पास्ट की बात हो, या फिर चाहे फ्यूचर की बात हो। ठीक है, ये चारों प्रकार तीनों टेंस में सेम होते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए प्रेजेंट का ये इंडिफिनिट हो जाएगा। ठीक है, प्रेजेंट का इंडिफिनिट टेंस, उसके बाद प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद हो जाएगा प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक, प्रेजेंट का इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट का ही परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब देखिए इसमें क्या होगा, ये चारों सभी में सेम है, चाहे वो प्रेजेंट की बात हो, पास्ट की बात हो, फ्यूचर की बात हो। तो अब यहाँ से देखिए क्या होगा, पास्ट का इंडिफिनिट टेंस हो जाएगा, पास्ट का कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा, पास्ट का परफेक्ट टेंस हो जाएगा, और पास्ट का ही परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। ठीक है, और ठीक उसी प्रकार से फ्यूचर में भी इसी प्रकार से हो जाएगा। देखिए जैसे कि फ्यूचर का इंडिफिनिट टेंस हो गया, और फ्यूचर का कंटिन्यूअस टेंस हो गया, फ्यूचर का परफेक्ट टेंस हो गया, और फ्यूचर का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट टेंस की, और इसमें किस प्रकार की, प्रेजेंट के इंडिफिनिट टेंस की। ठीक है, तो चलिए प्रेजेंट के इंडिफिनिट टेंस को देखते हैं। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब जो होती है, हेल्पिंग वर्ब वो होती है डू और डज। ठीक है, यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो हम लोग डज लगाएंगे, और यदि प्लूरल रहेगा तो हम लोग डू लगाएंगे। ठीक, अब इस प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है, तो इसकी पहचान ये है कि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, इसी तरह से लगा रहेगा। ठीक है, तो इससे आप पहचान सकते हैं कि ये किस टेंस का है। इतना हो गया। जैसे कि मैं कोई एक एग्जांपल ले लेता हूँ, वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वाक्य के अंत में ता है आया है, ता है ना, और आप देख सकते हैं कि ये वर्तमान की बात है, प्रेजेंट की बात की जा रही है कि वह स्कूल जाता है। ठीक है, वह जाता था नहीं, वह स्कूल जाता है, वर्तमान की बात हो रही है, और लास्ट में ता है लगा है, तो इससे भी आप पहचान सकते हैं कि प्रेजेंट का इंडिफिनिट टेंस है।
और जब प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है तो इसकी सहायक क्रिया क्या होती है, डू डज। ठीक, इसकी सहायक क्रिया डू डज हो जाएगी। और प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस ये बोलता है कि आपको साधारण वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगानी है। ठीक है, साधारण वाक्यों में आप डू डज का प्रयोग नहीं करेंगे, उसके बदले आप मेन वर्ब में ही यस या यस लगाएंगे। ठीक, मेन वर्ब में आप यस या यस लगाएंगे, वो भी कब, यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप यस या यस लगा देंगे, यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप वैसे ही छोड़ देंगे। जैसे में यहाँ पे देखिए वह स्कूल जाता है, तो इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, हमारा सब्जेक्ट है ही। ठीक, यदि आपको नहीं समझ में आ रहा कि सब्जेक्ट क्या है इसमें, तो आप सिंपली सेंटेंस में कौन शब्द लगा करके प्रश्न पूछिए, कौन स्कूल जाता है, हमें आंसर मिलेगा कि वह स्कूल जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग पता कर सकते हैं कि हमारा सब्जेक्ट कौन सा है। तो हमें आंसर मिला कि वह स्कूल जाता है, तो वह की इंग्लिश हमने लिख दी ही। अब उसके बाद हमें वर्ब लिखना है। ठीक है, क्यों वर्ब लिखना है, क्योंकि प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस ये बोलता है कि साधारण वाक्यों में आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं लगानी है, डू डज नहीं लगानी है। साधारण वाक्यों में आपको वर्ब में ही यस या यस लगाना है। तो हम लोग इसके बाद सब्जेक्ट के बाद वर्ब लिखते हैं। वर्ब क्या है, जाना। ठीक है, जाना, खाना पीना, ये सब वर्ब होती है। तो ही और हमने लिख दिया गो। ठीक है, अब देखिए सब्जेक्ट हमारा है सिंगुलर, तो सिंगुलर है तो हम लोग यस लगा दे रहे हैं, ही गोज, उसके बाद कहाँ, गोज टू स्कूल, ही गोज टू। नेक्स्ट है, यदि हम लोग यहीं पे नकारात्मक ले रहे हैं, इसी को नकारात्मक बना रहे हैं, वह स्कूल नहीं जाता है, वह स्कूल नहीं जाता है, तब हम लोग क्या करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ये बोलता है कि आपको हेल्पिंग वर्ब साधारण वाक्यों में नहीं प्रयोग करनी है। ठीक है, लेकिन यदि आपका सेंटेंस जो निगेटिव है या फिर इंट्रोगेटिव है, तब आप हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और इसके लिए स्ट्रक्चर क्या होगा, तो इसके लिए सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद डू नॉट या डज नॉट लिखेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और उसके बाद आप वर्ब लिखेंगे और ऑब्जेक्ट लिखेंगे, अदर वर्ड रहेगा तो वो भी लिखेंगे। तो चलिए सब्जेक्ट हम लोग लिखते हैं। सब्जेक्ट हमारा है वह, तो हमने ही लिख दिया। कैसे सब्जेक्ट हुआ हमें कैसे पता चला, हमने इसमें कौन लगा करके प्रश्न किया, कौन स्कूल नहीं जाता है, तो हमें आंसर मिला कि वह स्कूल नहीं जाता है। ठीक है, तो हमें सब्जेक्ट मिल गया वह, तो हमने ही लिख दिया। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है, वो भी नॉट के साथ। तो हम लोग डू नॉट या फिर डज नॉट में से कौन सा यूज करेंगे, डज नॉट यूज करेंगे। क्यों डज नॉट यूज करेंगे, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, इस वजह से हम लोग डज नॉट यूज करेंगे। ही डज नॉट, उसके बाद वर्ब हमें लिखनी है, तो जाना एक वर्ब है, ही डज नॉट गो कहाँ, टू स्कूल हो जाएगा, ही डज नॉट गो टू स्कूल। इस तरह से हो जाएगा पूरा सेंटेंस। और ये देखिए डज नॉट का एक शॉर्ट फॉर्म भी होता है। डज नॉट को हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं डजंट, इसका भी आप यूज कर सकते हैं, डजंट इस तरह से होगा, DOESENT, डजंट। इसको भी हम लोग यूज कर सकते हैं। कैसे, वह स्कूल नहीं जाता, तो इसको हम लोग इस तरह से भी लिखेंगे, ही डजंट गो टू स्कूल। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है यस नो टाइप। यस नो टाइप अब क्या होते हैं, तो यस नो टाइप क्वेश्चंस सेंटेंस वो होते हैं जिसमें कि आप यस या नो में आंसर दे सकते हैं, लेकिन वहीं पे WH वाले कैसे होते हैं, WH टाइप वाले क्वेश्चंस जिनका आंसर आप यस या नो में नहीं दे सकते। ठीक है, तो ये WH टाइप वाले होते हैं, और WH टाइप वाले हमेशा प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आते हैं, और ये वाला यस नो टाइप वाला हमेशा वाक्य में आएगा तो प्रारंभ में आएगा। इसमें क्या से शुरुआत होती है, जैसे कि देखते हैं
पहला एग्जाम्पल लेते हैं इंट्रोगेटिव के लिए। क्या वह स्कूल जाता है? क्या वह स्कूल जाता है? यहाँ पे इंट्रोगेटिव मार्क रहेगा, क्वेश्चन मार्क। क्या वह स्कूल जाता है? तो यहाँ पे देखिए प्रश्नवाचक शब्द इसमें लगा क्या, वाक्य की शुरुआत क्या से हो रही है, और यहाँ पे बताया गया है कि जब वाक्य की शुरुआत क्या से होगी तो वो यस नो टाइप होगा, और जब वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आएगा तो वो WH टाइप होगा। ठीक है। और एक रूल हमेशा याद रखें, जब भी वाक्य की शुरुआत क्या से हो, चाहे वो किसी भी टेंस का हो, ठीक है, ये नहीं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हो तभी, किसी भी टेंस का सेंटेंस हो, यदि वाक्य की शुरुआत क्या से हो रही है तो सबसे पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब को हम लोग सबसे पहले लिखेंगे। तो यहाँ पे सेंटेंस दिया गया है, क्या वह स्कूल जाता है? ता है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसकी सहायक क्रिया क्या होती है? डू डज। ठीक है, इसकी सहायक क्रिया होती है डू डज। तो रूल हमारा ये कहता है कि जब कभी भी वाक्य की शुरुआत क्या से हो, यानी कि यस नो टाइप वाला जब आ जाए तो आपको हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिखनी है। तो हमने देख लिया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और इसकी सहायक क्रिया डू डज होती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, हम लोग डू लिखेंगे या डज लिखेंगे। तो चूंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट हमारा क्या है? सिंगुलर है। तो सब्जेक्ट जब हमारा सिंगुलर है तो हम लोग डज लिखेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा डज ही, उसके बाद वर्ब लिखिए, जाना एक वर्ब है, डज ही गो टू स्कूल, और यहाँ पे लास्ट में हम लोग क्वेश्चन मार्क जरूर लिखेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए जो प्रश्नवाचक शब्द है वाक्य के बीच में आया है, और ये कौन सा टेंस है? ता है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है, और प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है, और यहाँ पे प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया है। तो रूल हमारा तो यही कहता है ना कि जब कभी भी वाक्य की शुरुआत क्या से होगी तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले करेंगे, लेकिन जब वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाए तो इसकी इंग्लिश हम लोग सबसे पहले लिखते हैं, चाहे वो किसी भी टेंस का हो सेंटेंस। तो इसकी इंग्लिश हम लोग सबसे पहले लिख लेंगे व्हेन, उसके बाद हमें क्या करनी है? हेल्पिंग वर्ब लगानी है। व्हेन डज, क्यों डज? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, तो इसलिए हम लोग डज लिखेंगे। व्हेन डज, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिख लीजिए, व्हेन डज ही, उसके बाद वर्ब, व्हेन डज ही गो, उसके बाद टू स्कूल, व्हेन डज ही गो टू स्कूल, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से हो जाएगा।